बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हैलो अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में ये देखा है कि मीथेन में आपने क्लोरीन ऐड की सनलाइट की मौजूदगी में। पहले स्टेप में बन जाता है CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और फिर CCl4। ये आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के नाम से ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो आपने देखा कि ये जो तमाम प्रोडक्ट बने ये क्या हैं, ये हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन और हैलोजन के डेरिवेटिव है, ठीक है। अल्केन में आपने हैलोजन लगाई, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स होते हैं ये कहलाते हैं हैलो अल्केन्स। ये चार किस्म के आप बना सकते हैं। मोनो हैलो अल्केन्स अगर आप एक हैलोजन लगा दें, डाई हैलो अल्केन्स अगर दो हैलोजन लगा दें, ट्राई हैलो अल्केन्स अगर तीन हैलोजन लगा दें, एंड टेट्रा हैलो अल्केन्स अगर चार हैलोजन लगा दें। तो ये जो मोनो हैलो अल्केन्स होते हैं इन्हें अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। आगे इस चैप्टर में हम अल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जान लीजिए कि मोनो हैलो अल्केन के बारे में चैप्टर है। डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन एंड टेट्रा हैलो अल्केन, इन्हें मजमूई तौर पर पॉली हैलो अल्केन्स भी कहा जाता है। पॉली मीन्स मैनी हैलोजन्स। डाई हैलो अल्केन्स भी आगे डाई हैलाइड होंगे। अगर आप हैलोजन लगा दें कोई से दो कार्बन पर, ये डाई हैलाइड है, डाई हैलो अल्केन है। लेकिन अगर आप हैलोजन दो साथ वाले कार्बन पर लगा दें कोई भी हैलोजन, इसे कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो डाई हैलो अल्केन्स भी डाई हैलाइड हो सकते हैं, विसिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। अगर आप हैलोजन कोई सा भी हैलोजन एक ही कार्बन पर लगा दें तो ये भी डाई हैलाइड है। लेकिन ये कौन सा है, ये जेम डाई हैलाइड है। तो वो सिंपल डाई हैलाइड हो सकते हैं, विसिनल डाई हैलाइड हो सकते हैं या जेम डाई हैलाइड हो सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जो कि मोनो हैलो अल्केन्स हैं ये आगे तीन किस्म के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर कोई भी हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। आप अल्फा निशानी भी इस तरह ऊपर लिख लिया करें। अगर अल्फा कार्बन आगे किसी कार्बन से अटैच ना हो या अल्फा कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, ये हैलोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा और आपने डायरेक्ट देखना है कितने से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, बाकी से डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी की एग्जाम्पल है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आपने दोबारा अल्फा कार्बन देखना है और अगर अल्फा कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच आपको नजर आए, ये होंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, आगे देखें डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। आपने डायरेक्ट वाले देखने हैं, आपने ये नहीं करना कि टोटल काउंट कर लें, सिर्फ डायरेक्ट वाले देखने हैं। तो इसके साथ डायरेक्ट एक ये, इसके साथ डायरेक्ट एक ये। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, वो आगे डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, ये कहलाते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर आपको कार्बन के हिसाब से ना समझ आए तो फिर आप हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन नहीं होंगे, सेकेंडरी में अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा और प्राइमरी में अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, ये भी निशानी है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अल्फा कार्बन, जिन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, किसमें ज़्यादा होंगे, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बारी आएगी सेकेंडरी की, उसके बाद बारी आएगी टर्शरी की। तो कभी ये कोई क्वेश्चन पूछ ले विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई अल्काइल हैलाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हमारे पास पहला केमिकल है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो अब बनाते हैं इसे। 2-क्लोरोब्यूटेन कैसे बनेगा, तो आपको ब्यूटेन बना के 2 पे आपने लगाना है क्लोरो, ये बन गया जी 2-क्लोरोब्यूटेन। तो आप देखें इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, हैलोजन के साथ जो बिल्कुल अटैच है ये अल्फा कार्बन है और डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक इससे। तो अल्फा कार्बन जब 2 कार्बन से अटैच हो डायरेक्ट तो कौन सा होता है, ये होता है जी सेकेंडरी। सेकंड देखें 2-ब्रोमो-प्रोपेन। तो अब आपको बनाना है प्रोपेन, 3 कार्बन का बनेगा प्रोपेन और सेकंड पे आप लगा दें ब्रोमो। तो ये वाला इसके अल्फा कार्बन डायरेक्ट 2 से अटैच है, ये भी हो गया सेकेंडरी। तीसरा देखें 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन।
तो अब कि आपको प्रोपेन तो बनाना है, लेकिन इस प्रोपेन के सेकंड पे ही क्लोरो लगाना है, सेकंड पे ही मिथाइल लगाना है। ये बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अब देखें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, आगे डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 3 से, ये बन गया टर्शरी। नंबर 4, अगर आप ये केमिकल देखें जो बना बनाया है, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, आगे डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये बन गया सेकेंडरी। ये इथाइल आपको खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप खोल के लिखें तो फिर भी सेकेंडरी ही रहेगा। देखें इथाइल ऐसे होता है CH2 एंड CH3। तो आप देख लें अल्फा डायरेक्ट अभी भी 2 से ही अटैच है, किस वाले से, तो ये है सेकेंडरी। यहाँ पे देखें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये है प्राइमरी। अगर आप इसे खोल के लिखेंगे फिर भी प्राइमरी ही बनेगा। देखें Cl, साथ में CH2 है और साथ में फिर C है, उस C के साथ फिर 3 मिथाइल है। तो हमें कोई सरोकार नहीं कि उसके साथ कितने कार्बन, हमें तो अल्फा कार्बन के साथ वाला देखना है बस। अल्फा कार्बन डायरेक्ट एक से अटैच है, आगे जितने मर्जी हों, तो ये प्राइमरी है। यहाँ पे देख लें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये वाला केमिकल है, तो इसमें अल्फा कार्बन डायरेक्ट 2 से अटैच है, ये हो गया सेकेंडरी। और लास्ट वाला है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ब्यूटाइल आपने बनाना है 4 कार्बन का, क्योंकि एन ब्यूटाइल है लिहाजा स्ट्रेट चेन, और लास्ट में आपने ब्रोमाइड लगा दिया। ये है जी अल्फा कार्बन डायरेक्ट कितने से अटैच है, सिर्फ 1 से। यहाँ जितने मर्जी हों चेन में, लेकिन आपने डायरेक्ट देखना है डायरेक्ट कितने से अटैच है, 1 से, इस वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। तो जब आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बना चुके हैं, तो अब आप ज़रा देख लें किसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखें ये सेकेंडरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये सेकेंडरी वाला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये था टर्शरी वाला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कोई नहीं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये था प्राइमरी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और ये देखें ये सेकेंडरी अल्फा हाइड्रोजन देख लें कितने, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और ये देख लें ये प्राइमरी है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी वाला है उसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, टर्शरी वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन, और जो प्राइमरी वाला है उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये माइंड में रखिएगा। स्टूडेंट देखें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करते हैं। इसमें 2 फैक्टर हैं जो कि रिएक्टिविटी के जिम्मेदार हो सकते हैं, एक है बॉन्ड पोलैरिटी, एक है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड पोलैरिटी, जब आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो कौन सा ज़्यादा पोलर है, कौन सा ज़्यादा पोलर नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, फ्लोरीन की 4। मैक्सिमम जितने भी एटम हैं उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। तो अब आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन और फ्लोरीन का ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, और कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन बराबर होगी, ऑलमोस्ट बराबर है। तो कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पोलर है। फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, ये भी थोड़ा सा पोलर है क्योंकि 2.5 और 3.5 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 0.2 का डिफरेंस आ रहा है कार्बन ब्रोमीन में। और कार्बन आयोडीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा पोलर, ये थोड़ा सा पोलर, और ये आलमोस्ट नॉन पोलर है। तो जिस केमिकल पे चार्जेस हों उस पर ज़्यादा चांस होता है कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकें। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो इस केमिकल पे कार्बन फ्लोरीन या अल्काइल फ्लोराइड पे ज़्यादा चांस है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के अटैक का, जबकि ये जो कार्बन आयोडीन है या कार्बन ब्रोमीन है इन पर इनके अटैक का चांस नहीं है। तो जिस पर अटैक ज़्यादा होगा उस पर रिएक्शन भी ज़्यादा होंगे। इस लिहाज से ये ऑर्डर बनना चाहिए रिएक्टिविटी का कि ये हाईली रिएक्टिव होने चाहिए और ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। दूसरा फैक्टर जो कि रिएक्टिविटी का जिम्मेदार हो सकता है वो है बॉन्ड एनर्जी। कार्बन फ्लोरीन के जो बॉन्ड एनर्जी है ये है 467
कार्बन क्लोरीन की 346, कार्बन ब्रोमीन की 290 और कार्बन आयोडीन की 228। इस बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से कार्बन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है और कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। रिएक्शन की पहली शर्त होती है बॉन्ड का टूटना। फॉर एग्जांपल ये अल्काइल हैलाइड है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अल्काइल ग्रुप पे अटैक किया और ये RNU बन गया और X लीविंग ग्रुप चला गया। तो रिएक्शन की पहली शर्त है कि जो पुराना बॉन्ड है ये टूटे। जब ये टूटेगा तो रिएक्शन होगा ना। अब ये बॉन्ड का टूटना डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। जिस केमिकल की बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो आसानी से टूटता है। बॉन्ड एनर्जी कम हो, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूट जाता है तो क्या इसका मतलब है रिएक्शन हो जाता है या रिएक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब है कि ये CI बॉन्ड आसानी से टूटेगा और CI बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। दूसरे अल्फाज में CI बॉन्ड आसानी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि टूटेगा तो रिएक्शन हो जाएगा ना। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ठीक है, तो हमने दो फैक्टर देखे जो कि रिएक्टिविटी के जिम्मेदार हो सकते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का एक दूसरे से कंट्राडिक्शन आ गया। बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से ये बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से ये बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो जब थ्योरेटिकली दो चीज़ों में कंट्राडिक्शन आ जाए, एक दूसरे के मुतजाद हो जाए, तो फिर आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करवाए गए और देखा गया कि कौन सा ऑर्डर ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि ये जो बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर है ये जीत गया, ये डोमिनेंट फैक्टर है। और ये जो ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का ये इसकी वजह से ही बनता है। तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड और उसके बाद अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, ये ऑर्डर है अल्काइल हैलाइड का जेन्युइन फाइनल। लेकिन कभी वो बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से ऑर्डर पूछ लें तो फिर आपने ये बताना है। जब कभी बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से ऑर्डर पूछ लें तो फिर आपने यही बताना है। और जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जनरली पूछ लें तो फिर यही ऑर्डर है और यही सबसे ज़्यादा चांस है कि पूछा जाएगा। स्टूडेंट देखें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बेसिकली दो किस्म के रिएक्शन देंगे जो इनके मेजर रिएक्शन हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN और एक एलिमिनेशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जिसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड में चार्जेस होते हैं, जो हैलोजन होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन होगा अल्फा कार्बन उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक करता है कार्बन पर, जिसमें नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल भी है वही बेस भी है। तो इसने अटैक किया कार्बन पर। कार्बन पर जब इसने अटैक किया तो यहाँ से कार्बन के साथ अटैच हो गया और Br को यहाँ से निकल के जाना पड़ा। तो देखें एक ग्रुप आया, अटैच हुआ, दूसरा ग्रुप निकल गया। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट हो गया एक की बजाय दूसरा। क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल था इसलिए रिएक्शन कहलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल ने जिस केमिकल पर अटैक किया वो पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट कहलाता है। उसमें जो कार्बन था वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था क्योंकि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से जो Br निकल गया वो लीविंग ग्रुप कहलाता है। हमने 7th चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और लीविंग ग्रुप। यहाँ पे ये याद रखिएगा जो SN रिएक्शन है ये दो किस्म के हुआ करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। या तो ये होंगे SN2 या होंगे SN1। इनमें क्या फ़र्क है आगे डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? देखिए हमारे पास यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें मिथाइल ग्रुप ज़्यादा हैं। तो ये वाला हैलोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा और उसके साथ वाला कार्बन बीटा। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो OH नेगेटिव आ रहा है वो अल्फा कार्बन पर अटैक करने की बजाय बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव होता है। कि न्यूक्लियोफाइल को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो उसे यहाँ भी मिल सकता है हाइड्रोजन पे। जब वो यहाँ हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, इस OH के साथ वाटर बना देगा और ये जो यहाँ पे बॉन्ड है वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा Br को यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा Br नेगेटिव की शक्ल में। तो अब क्या आपने देखा कि
यहाँ से H निकला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया और यहाँ से Br निकला। अगर दो साथ वाले कार्बन से दो ग्रुप या दो एटम एलिमिनेट हो जाएं तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे एक आया था, एक गया था, यहाँ पे ये बेस, यहाँ से भी H निकल रहा है और यहाँ से Br भी निकल रहा है, तो यहाँ पे दो निकल रहे हैं, ये एलिमिनेशन का रिएक्शन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो किस्म के होंगे, E1 E2, ये भी डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। अल्काइल हैलाइड से जब कार्बोकेटाइंस बनते हैं तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये डिस्कस करते हैं। आपने दो बातें माइंड में रखनी है। किसी भी केमिकल पर मौजूद चार्ज डायरेक्ट होता है उसकी रिएक्टिविटी के। इस बात का मतलब केमिकल पे चार्ज बढ़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और ये दोनों चीज़ें इन्वर्स होती हैं स्टेबिलिटी के। जैसी चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी, जैसी रिएक्टिविटी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इन्वर्स होती है इन दोनों चीज़ों के। एक वो चीज़ जो आपने याद रखनी है, हमारे बहुत काम आने वाली है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जब भी किसी ग्रुप केमिकल के साथ लग जाए मिथाइल हमेशा उसे इलेक्ट्रॉन देगा। ज़्यादा मिथाइल लगेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, कम मिथाइल लगेंगे कम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जितने मिथाइल लगे उतने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देंगे ज़्यादा। अब देखें, ये हमारे पास है CH3CH2Br। इससे जब ये हेलोजन यहाँ से निकल गया, ये कार्बोकेटाइन होते हैं। कार्बोकेटाइन अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये जिस पे चार्ज है ये अल्फा कार्बन, और डायरेक्ट कितने से अटैच है, एक से। ये मिथाइल क्लोराइड, इससे भी आपने हेलोजन निकाल दिया, ये भी बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अल्फा कार्बन किसी से अटैच नहीं है, तो ये दोनों केस थे प्राइमरी कार्बोकेटाइन के, ये वाला और ये वाला। अगर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो यहाँ से जो हेलोजन निकल जाएगा ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये अल्फा कार्बन दो से अटैच है मिथाइल से। और अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो जब Br निकल जाएगा तो ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जब हेलोजन निकल जाए तो कार्बोकेटाइन बनते हैं। हम देखना चाहते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी या प्राइमरी में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब आप देखें, ये मैंने बनाया टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब 3 मिथाइल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या इसे जब नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका जो पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, इसका जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा। और जब इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। अब आगे देख लें, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे कितने ग्रुप हैं मिथाइल के, 2 मिथाइल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 2, यहाँ पे 3 दे रहे थे, यहाँ पे 2 दे रहे हैं। तो जब ये मिथाइल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो अब इसका भी चार्ज कम होगा पॉजिटिव, लेकिन इसके मुकाबले में कम, लिहाजा ये इसके मुकाबले में कम स्टेबल है। अब आ जाए प्राइमरी पे। प्राइमरी में यहाँ पे देखें, एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसका चार्ज पॉजिटिव खत्म नहीं होगा, ये कम नहीं होगा। और यहाँ पे देखें, ये प्राइमरी ऐसा है जिसपे कोई मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा, लिहाजा इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा। और यही वजह है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये क्या है, सबसे कम। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है जो चार्ज खत्म कर सके। इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाया करता है। अब देखें, मैंने कहा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल चीज़ है वो बनना चाहती है। तो ये कार्बोकेटाइन हमेशा बनना चाहता है, ये सबसे अहम चीज़ है, ये बनना चाहता है। तो किसी भी रिएक्शन में ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बना करेगा, और ये वाला जो मिथाइल है या जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते क्योंकि स्टेबल नहीं है ना। चीज़ हमेशा वो बनती है जो स्टेबल होती है। ये स्टेबल है, बनना चाहता है, ये अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहते। तो स्टूडेंट देखें, मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं और यहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन लिख दिए हैं। ये वाला इथाइल कार्बोकेटाइन ये भी प्राइमरी है, मिथाइल कार्बोकेटाइन ये भी प्राइमरी है, ये है जी टर्शरी कार्बोकेटाइन और ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो पहला क्वेश्चन है विच इज स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैंने आपको बताया कि जो टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। ठीक है, विच इज़ मोर लाइकली टू प्रोड्यूस, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा बना करेगा। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा बना करेगा, चार्ली ऑप्शन आ गया।
विच इज़ हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा है भाई, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो यहाँ मिथाइल 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी कदर स्टेबल हो रहा है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है, दैट इसका जो पॉजिटिव चार्ज है मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा ऑप्शन। विच हैज़ मैक्सिमम चार्ज, चार्ज मैक्सिमम किसका है, इसी वाले का, क्योंकि इसका नेगेटिव नहीं आ रहा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे किसी की जानिब से, लिहाजा इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है, यहाँ भी आ जाएगा बीटा ऑप्शन। विच हैज़ मिनिमम चार्ज, चार्ज मिनिमम किसका है, ये टर्शरी वाले का, क्योंकि 3 मिथाइल हैं जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया चार्ली ऑप्शन। विच हैज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम से कम है, तो इस वाले में कोई मिथाइल नहीं है, तो ये आ जाएगा बीटा। विच हैज़ मोस्ट बीटा हाइड्रोजन, किस में बीटा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र नहीं है, बीटा हाइड्रोजन का, तो बीटा हाइड्रोजन ढूंढें। ये जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है ये अल्फा होता है, इसका हाइड्रोजन अल्फा, इसके साथ वाले होते हैं बीटा, तो आप देखें ये वाला जो कार्बोकेटाइन है टर्शरी वाला, इसके साथ ये तीन और ये 3, ये 9 बीटा हाइड्रोजन है, तो इसका चार्ली ऑप्शन आएगा, जिसके पास 9 बीटा हाइड्रोजन है। इसके पास बीटा हाइड्रोजन काउंट करें, ये अल्फा, ये 3 and 3 6, इसके पास 6 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास काउंट करें, ये 2 अल्फा के, ये 3 बीटा के, तो इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, 9 बीटा हाइड्रोजन। और अगर आप अल्फा काउंट करते, इसके पास 2 थे, इसके पास कितने थे, 3 थे, इसके पास कोई नहीं, इसके पास 1, तो सेकेंडरी वालों के पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, टर्शरी वालों के पास नहीं होता, और जो प्राइमरी वाले होते हैं इनके पास 2 होते हैं अमूमन, लेकिन ये मिथाइल ऐसा है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन भी होते हैं। स्टूडेंट देखें, हम शुरू करते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है CH3Br, ये न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, इसने इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि कार्बन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब इसने कार्बन पर अटैक किया तो OH और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और ये जो Br है लीविंग ग्रुप, इसका और कार्बन का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, एक दरमियानी हालत मिली जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। हर रिएक्शन में जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट से इन्हें गुजरना पड़ता है, हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो इसमें भी बनी। ये कोई अलग स्टेप नहीं हो गया कि पहला स्टेप ट्रांजिशन स्टेट का बनना और दूसरा स्टेप ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट का बनना, ये सेम स्टेप है। अब देखें, ट्रांजिशन स्टेट के बाद आखिरकार ये Br यहाँ से निकल गया और ये जो OH का कार्बन का बॉन्ड है ये बन गया, ये रिएक्शन मुकम्मल हो गया। तो ये तमाम रिएक्शन OH का अटैक करना, Br का निकलना एक स्टेप में हुआ। तो पहला केस, पहला पॉइंट, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन हमेशा सिंगल स्टेप हुआ करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 देख के, कहते हैं 2 लिखा है तो डबल स्टेप होगा, ऐसा नहीं है। ये जो 2 लिखा है ये मॉलिक्यूल्स की तादाद को मेंशन करता है कि 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, बाई मॉलिकुलर, तो बाई मॉलिकुलर का यहाँ पे 2 लगाया गया, स्टेप का नहीं, ये सिंगल स्टेप है, एक स्टेप में हुआ करेगा। केमिकल का अटैक करना, प्रोडक्ट का बनना, ट्रांजिशन स्टेट का बनना, ये तमाम सिंगल स्टेप है। दूसरा पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है या खूबी है कि जिस हद तक बॉन्ड टूट रहा है उसी हद तक बॉन्ड बनी जा रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर, तो दोनों की एक्सटेंट बराबर है। इसमें रिएक्टेंट की स्टेट है sp3, आप देख सकते हैं कार्बन के जब भी 4 बॉन्ड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्रोडक्ट की जो स्टेट है वो भी sp3 है, कार्बन के जब भी 4 बॉन्ड होते हैं वो sp3 होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन के जो प्योर बॉन्ड है वो 3 है, ये वाला बॉन्ड भी प्योर नहीं है, ये वाला भी प्योर नहीं है, आपने काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन sp2 में आता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक लम्हे के लिए बनती है और फौरन ख़त्म हो जाती है। जब आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते तो इस रिएक्शन में आप कार्बन को कभी भी sp2 स्टेट में सेपरेट नहीं कर सकते, आपको कार्बन या तो sp3 रिएक्टेंट में मिलेगा या sp3 प्रोडक्ट में ही मिलेगा, sp2 की हालत में वो सेपरेट नहीं हो सकता। इसके बाद है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड। चूँकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है और यहाँ पे जो हैलोजन है सामने वो भी पार्शियल नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं आ सकता, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं, लिहाजा मजबूरन न्यूक्लियोफाइल को हमेशा बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ अटैक क्या होगी, हमेशा बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप, जहाँ पे लीविंग ग्रुप है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है।
100% इन्वर्जन। तो जब वो बैक साइड से आएगा तो ओबियसली वो बैक साइड पर ही लगेगा, जहाँ से हैलोजन निकला है उस साइड पे नहीं बल्कि मुखालिफ साइड पे, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। तो इस रिएक्शन में SN2 में 100% आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन मिलनी है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आके अटैच होगा? लीविंग ग्रुप के ऑलवेज ऑपोजिट। इसका जो रेट है, क्योंकि एक ही रिएक्शन है, एक ही स्टेप है और स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा ये बाई मॉलिकुलर है और इसकी जो रेट इक्वेशन रेट इज इक्वल टू के वो अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। और यहाँ से जब आप रेट इक्वेशन में जो पावर्स हैं इन्हें ऐड करके ऑर्डर बनाते हैं तो इसका ऑर्डर 2 आएगा। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन ही फॉलो करते हैं। वजह क्या है? SN2 रिएक्शन क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे और उनसे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो वो अनस्टेबल बनते हैं। मिथाइल इन्हें इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहे या यहाँ पे एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अनस्टेबल चीज़ नहीं बनना चाहती, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहते। यही वजह है कि इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहीं नहीं बना, वो SN1 रिएक्शन में बनता है, तो वो नहीं बनना चाहते इसलिए यहाँ पे नहीं बनते और ये तमाम रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। ठीक है, अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन होता तो वो बनना चाहता तो पहले वो बनता, तो फिर 2 स्टेप हो जाते, क्योंकि इसमें बनना ही नहीं चाहते लिहाजा ये सिंगल स्टेप में हुआ करेगा और कहीं भी आपको कार्बोकेटाइन बनता नजर नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। तो ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एक्वस एसीटोन है या एक्वस इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में पहले स्टेप में ये खुद ब्रेक होता है, इसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा और जो लीविंग ग्रुप है वो पहले ही निकल जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि ना जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना ये बल्की ग्रुप होते हैं और बल्की ग्रुप होने की वजह से भाई न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो आए, तो वो कहाँ से अटैक करेगा? जगह ही नहीं है, लिहाजा वो कार्बन से कहेगा भाई पहले हैलोजन को यहाँ से फारिग करो फिर ही जगह बनेगी, फिर मैं आने जोगा होऊंगा। यही वजह है कि पहले यहाँ से हैलोजन को निकाला जाता है, क्योंकि बॉन्ड का टूटना हमेशा स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ करता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा और ज़ाहिर बात है रिवर्सिबल भी होगा क्योंकि काफ़ी अरसे की इनकी रफाकत होगी ना, तो फिर अलहदगी मुश्किल काम हुआ करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से हैलोजन निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ये जो स्लो स्टेप होते हैं इन्हें बोला जाता है RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो ये पहला स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये रिवर्सिबल है, स्लो है, एक्वस एसीटोन या एक्वस इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी में इसमें होना है। अगले स्टेप में जब इस पर चार्ज आ गया तो अब OH नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल को कोई इशू ही नहीं है, फ़ौरन इस पर अटैक करेगा और जब इस पर अटैक करेगा तो ये फास्ट रिएक्शन है और इसके नतीजे में ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देखें ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप में मुकम्मल होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? आयोनाइजेशन होगी या बॉन्ड ब्रेकज, और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकज देन बॉन्ड फॉर्म्ड, तो पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा। इसके बाद थर्ड में देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है रिएक्टेंट में, आप देख सकते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही प्रोडक्ट में है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड है प्रोडक्ट में भी, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटाइन इसमें कार्बन के 3 बॉन्ड है लिहाजा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो इंटरमीडिएट होते हैं इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो आप इस रिएक्शन में कार्बन को sp2 हालत में सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट बना है। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ अटैक फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है लिहाजा OH के पास बराबर चांस है कि वो यहाँ से भी अटैक कर सके और यहाँ से भी अटैक कर सके। जब OH बैक साइड से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जब फ्रंट से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर Cl की लगने वाली जगह पर ही OH आके अटैच हो जाए, ये अमल कहलाता है रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, कि रिटेन हो गया केमिकल। वैसे ही है अगर Cl के लगने वाली जगह के बैक साइड पर, यहाँ Cl है उसके बैक साइड पे यहाँ पे आके OH अटैच हो जाए, ये अमल कहलाता है इन्वर्जन, कि जहाँ पे Cl था उसके ऑपोजिट साइड पे ये इन्वर्जन हो गई है। तो इस रिएक्शन में 50% चांस है इन्वर्जन का, 50% चांस है रिटेंशन का, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अटैक बोथ साइड से पॉसिबल है। तो 50% ये केमिकल बनेगा OH, जहाँ पे वहीं पे Cl था रिटेंशन, और 50% इन्वर्जन बनेगी। क्योंकि इसका पहला स्टेप स्लो है, रिवर्सिबल है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और इसमें एक केमिकल हिस्सा ले रहा है, वो अल्काइल हैलाइड खुद है क्योंकि वो टूट रहा है। लिहाजा इसका जो रेट इक्वेशन है उसमें अल्काइल हैलाइड ही आएगा। ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है और इसका जो ऑर्डर आएगा, आप रेट इक्वेशन में जो पावर देखते हैं वो 1 नहीं है, लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्यों इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं? क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है और ये हमेशा स्टेबल होने की वजह से क्या करना चाहता है? बनना चाहता है। यही वजह है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना करते हैं। लिहाजा टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमेशा इस SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ताकि वो बने, और वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल है। स्टूडेंट देखें, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन। तो हमने ये 4 हमारे पास ऑप्शन SN1 SN2 बोथ SN1 एंड SN2 नन ऑफ दीज, तो हमने सेलेक्ट करना है कि किस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन ठीक है। 100% इन्वर्जन इन, तो किस में 100% इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की? सोचें, ये हो जाएगा जी SN2, तो ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा इसका। 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, तो किस में 50% इन्वर्जन होती है, किस में 50% रिटेंशन? ए SN1। कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन, तो किस वाले रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है? दोनों में बनता है या किसी एक में? तो क्या ख्याल है इसका? आ जाएगा अल्फा। SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। नंबर 4, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया जी SN2 रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप में होता है और उस सिंगल स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। यूनिमॉलिकुलर, एक मॉलिक्यूल वाला कौन सा है? तो ये हो जाएगा SN1, क्योंकि SN1 में जो पहला स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म, तो कौन सा रिएक्शन जिसके 2 स्टेप होते हैं? ये हो जाएगा SN1, इसके 2 स्टेप होते हैं। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट स्टेप, तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में ही अटैक कर देता है? वो है SN2, क्योंकि SN2 में वो एक ही स्टेप में रिएक्शन होना होता है। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करना शुरू कर देता है। 1 बॉन्ड ब्रेक इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, किस वाले में? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक बॉन्ड टूटता है। तो भाई रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक बॉन्ड टूटता है SN1 रिएक्शन में, क्योंकि पहले स्टेप में बस एक बॉन्ड ही टूट रहा होता है। लेकिन SN2 में क्या होता है? एक बॉन्ड टूट रहा होता है, साथ में एक बॉन्ड बन भी रहा होता है, लेकिन SN1 में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड टूट रहा होता है। तो बॉन्ड ब्रेकेज फर्स्ट होती है SN1 में, और उसके बाद दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है।